अध्याय 181 अतिथि। कुछ क्षणों बाद मार्क जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। युवा गुरु को रिपोर्ट करना। ऐसा लगता है कि उस हत्यारे को हमारे परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायत है। जैक्सन हैरान रह गया। मैं इस पर विचार करने में विफल रहा। समझ, अगर कोई मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा था तो वे चौथे चरण के विशेषज्ञों को भेजते। जैक्सन ने खुद को अंदर की ओर झुकाया और कहा, टाउन लॉर्ड कहा है। मेरी माफी युवा मास्टर जैक्सन। अचानक एक आवाज गूंजी जिससे हर कोई अपना सिर घुमाने लगा। गार्डों ने एक एक करके घुटने टेके जबकि लोगों ने सम्मान दिखाने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हवा में उड़ गया। जैक्सन ने एक झटका दिया और अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर ऊपर उड़ गया, जिससे एक राजसी भावना पैदा हुई जिसने दर्शकों को प्रशंसा में घूरने के लिए प्रेरित किया। इस एल्मर टाउन लॉर्ड फेंटन का क्या अर्थ है? उन्होंने चेहरे पर ठंडी मुस्कान रखते हुए सवाल किया। मतलब कोई नहीं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो यह शायद अतीत में आपके परिवार की गलतियों से संबंधित है, नहीं? फेंटन ने बोलते हुए भौहें उठा दी। निश्चित रूप से तेजी से यात्रा करता है ना? जैक्सन मुस्कुराया लेकिन नाराज था क्योंकि उसने ऊपरी हाथ हासिल करने का अवसर खो दिया था। यह आखिरकार मेरा क्षेत्र है। फेंटन ने एक थैली पेश करने से पहले वास्तव में जवाब दिया। उसने कहा, हत्यारे ने एक गार्ड के रूप में पेश किया और मेरे अधिकार क्षेत्र के भीतर झूठ बोला, इसलिए आप शायद इसे वैसे भी मेरी गलती में मोड़ देंगे। तो यहाँ कुछ मुआवजा है। टीच। जैक्सन ने सामग्री की जांच करने से पहले एक नाराज अभिव्यक्ति की। हम 1,00,000 बैंगनी सिक्के? यह बेहतर होगा अगर आप इसके बजाय एक स्पिरिट स्टोन दें। जैक्सन की आंखें लालच से चमक उठीं। फेंटन ने अपनी दोनों भौहें उठा दी। बहुत दूर मत जाओ। जैक्सन का सामना करना पड़ा क्योंकि दोनों ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा। ठीक है, यह होगा। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। वह हल्के से मुस्कुराया और अपनी गाड़ी की मुस्कान पर लौट आया। फेंटन वापस अपनी हवेली में उड़ गया। मार्क, काफिले को उस हवेली में चलाएं जो हमारे लार्स परिवार का मालिक है। हाँ, मार्क ने भारी सिर हिलाया और काफिले को अपनी हवेली में ले गया। एक बार जब वे अपनी हवेली में पहुंचे तो जैक्सन नीचे उतरा और हवेली में चलते हुए चिल्लाया, सब लोग सुनो, हम कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे। सुनिश्चित करें कि आप आसपास की रक्षा करते हैं। हाँ, पूरा काफिला चिल्लाया क्योंकि वे जल्दी से अपने पदों पर भाग गए। डेविस ने अपने लक्ष्य को चिन्हित करते हुए दबी हुई हंसी का एक विस्फोट दिया। जैक्सन, ओ जैक्सन, यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आप केवल इस तरह के मिशन के साथ आने के लिए क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन जल्दी ही उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इससे पहले कि वह बुदबुदाए, हमारे ग्रैंड सी महाद्वीप का एक खोया हुआ और थका हुआ संसाधन, आत्मा के पत्थर। उन्होंने उनके बीच बातचीत सुनी और जानते थे कि उन्होंने आत्मा के पत्थरों का उल्लेख किया है जो ग्रैंड सागर महाद्वीप में बहुत पहले समाप्त हो गए थे। वह इस जानकारी को जानता था क्योंकि वह पुस्तकालय में बहुत लटका हुआ था। ग्रैंड सागर महाद्वीप में उन समयों में जब स्पिरिट पत्थर व्यापक रूप से उपलब्ध थे तो इसे प्रत्येक पत्थर के लगभग 100,000 बैंगनी सिक्कों के लिए बेचा जा सकता था। बाद में जब यह स्पिरिट पत्थरों के प्राकृतिक स्रोत को लूटने के बाद दुर्लभ हो गया तो यह ऐसा हो गया कि कोई भी अब उनका व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक लंबे समय के बाद सभी आत्मा पत्थरों का उपयोग किया गया और भुला दिया गया, इतिहास बन गया। शायद यही कारण था कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में केवल कुछ 5वें चरण के विशेषज्ञ थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस आदमी के पास आत्मा के पत्थर है। डेविस ने जोर से सोचा, फिर मुस्कुराया, यह बेहतर होगा अगर मैं इसे उससे चुरा सकता हूँ। ठंडा हंसते हुए वह गायब हो गया। इस बीच लार्स परिवार की हवेली में जैक्सन एक अधीर अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने चेहरे पर चिंता के साथ इधर उधर भागता रहा। वह अचानक रुक गया जबकि उसका चेहरा मुस्कान से चमक उठा। वह जल्दी से बाहर भागा लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले ही रुक गया। मार्क, आने वाले मेहमानों को आमंत्रित करें। जैक्सन ने शांति से आत्मा संचरण भेजा। मार्क, जो जैक्सन के कमरे के बाहर गार्ड खड़ा था, मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए जल्दी से जाने से पहले चौंक गया। वह बाहर खड़ा था, उसे नहीं पता था कि किसे आमंत्रित करना है। वह अपने युवा गुरु से पूछना चाहता था लेकिन डर गया था। पूरी सड़क पर अपनी नजर घुमाते हुए उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो यंग मास्टर जैक्सन के ध्यान के योग्य था। कुछ मिनट बाद जब वह घबराना शुरू कर रहा था, एक अच्छी तरह से सजी हुई गाड़ी उसके सामने सवार होकर रुक गई। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वह आगे आया और अपने हाथों को पकड़ लिया। युवा मास्टर आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा है, सम्मानित अतिथि। गाड़ी का दरवाजा खुला और पारदर्शी रेशमी वस्त्र से ढका एक पीला पैर बाहर निकला। वह एक महिला थी। वह एक कदम आगे बढ़ी, शालीनता से मुड़ी और गाड़ी के सामने झुक गई। एक व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। मार्क ने गाड़ी को ध्यान से देखा। उस अतिथि के बारे में बहुत उत्सुक था जो युवा मास्टर के ध्यान की आवश्यकता थी। उसका ध्यान तब और भी बढ़ गया जब उसने नौकर महिला के सुंदर व्यवहार को देखा। एक युवक बैंगनी रंग के शानदार कपड़ों में बाहर निकला। उसकी अभिव्यक्ति बुद्धिमान और अभिमानी लग रही थी। उसके मुंह से एक आवाज निकली, जैक्सन कहा है। मार्क जम गया। उनकी सामान्य प्रतिक्रिया अपने युवा गुरु को सम्मान नहीं देने के लिए दूसरी पार्टी का अपमान करना और उसे फटकारना होगा, लेकिन उनके दिमाग में यह विचार कौंधा कि दूसरी पार्टी युवा गुरु की तुलना में उच्च दर्जे की हो सकती है। अपने विचारों से बाहर आते हुए उन्होंने जवाब दिया, युवा मास्टर जैक्सन अंदर है, रास्ते का नेतृत्व करें। युवक ने शांति से जवाब दिया। मार्क को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मार्क मुड़ा और एक इशारे के साथ रास्ता दिखाया, कृपया। वे दोनों उसके पीछे चल रहे थे क्योंकि गाड़ी चालक ने उसे पीछे छोड़ दिया था। मार्क उत्साहित था, एक ही समय में घबरा गया था, इसलिए उसने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उन्हें युवा मास्टर के कमरे में ले गया। जल्द ही वे उसके कमरे के सामने पहुंचे। यंग मास्टर मेरे पास है। इससे पहले कि मार्क सूचित कर पाता, युवक ने बड़े बड़े कदमों के साथ उसके पास से गुजरा और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया, जिससे एक जोरदार धमाका बाहर निकलने लगा। मार्क ने अपनी आंखें खोली लेकिन उसके दिमाग में केवल एक निश्चित आत्मा संचरण गूंज रहा था, याद रखें, आपको और सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि जब हम लौटते हैं तो उस अतिथि और मैं कभी नहीं मिले। मार्क तुरंत लेकिन बेहोश होकर समझ गया कि यहाँ जो कुछ भी होता है वह अंदर रहना चाहिए। दरवाजे बंद होने के कारण वह खड़ा रहा और दोनों लोगों को अंदर जाते हुए देख रहा था। उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली और व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को सूचित करने के लिए चले गए जिन्होंने इसे गुप्त रखा था और युवा मास्टर के कमरे से संपर्क नहीं किया था। अध्याय 182 असंबद्ध। डेविस छत के ऊपर झुक गया। मेहमानों को देखकर उसकी आंखें भी जांच में चमक उठीं। वह डार्क सीलिंग कफन आर्ट की छिपी हुई अवस्था में रहते हुए आसानी से अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहा जब युवक ने धूमधाम से दरवाजे खोले।
उन्होंने छिपने के लिए एक यादृच्छिक स्थान चुना और इन तथाकथित युवा गुरुओं की बैठक से कुछ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किए। उसने सोचा कि अगर वह कुछ फायदेमंद जानकारी सुन सकता है तो यह कदम उठाने से पहले ठीक होगा। उसने कहा, उसकी आंखों में चमक का कारण यह था कि उसे पता चला कि नौकर की ताकत उस मालिक से बेहतर थी जिसकी उसने सेवा की थी। इसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि नया युवा मास्टर किस तरह के अमीर परिवार से था, गहनों की संख्या और कपड़ों की असाधारण वस्तुओं को देखते हुए जो उन्होंने भव्य रूप से पहने थे। चुपचाप एक इमेजरी क्रिस्टल निकालते हुए उन्होंने बैकअप योजना के लिए यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया। उनकी मुख्य योजना यंग मास्टर जैक्सन को बेंतलब पीटना था, लेकिन उस आदमी का उसके साथ कोई संघर्ष नहीं था जो उसकी हड्डियों को तोड़ने के लिए अनिच्छुक था। उन्होंने इमेजरी क्रिस्टल में बहुत कम ऊर्जा इंजेक्ट की जो उनके नीचे के उन 3 लोगों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। उनके डार्क सीलिंग कफन आर्ट की मदद से किसी भी ऊर्जा में उतार चढ़ाव को छिपाया गया था जिससे कम आत्मा की खेती वाले लोग अशांति को उठाने में असमर्थ थे। उनकी इस कार्रवाई ने इमेजरी क्रिस्टल को उस दिशा में जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड करने में शामिल किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चमक उठी क्योंकि उसने सोचा, वही पुरानी चालें लेकिन बेहद उपयोगी। क्या अचानक डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। नौकर जो अपने मालिक के पीछे खड़ा था जल्दी से आगे भागा और जैक्सन को गले लगा लिया। इमरिल, जैक्सन ने जवाब दिया और उसे गले लगा लिया क्योंकि उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। डेविस एक ही समय में भ्रमित हो गया। निलुस ने गुरु को नमस्कार किया, दूसरी तरफ के युवक ने आज्ञाकारी तरीके से घुटने टेक दिए। जैक्सन और इमरिल ने उसे देखा। मुझे खेद है कि आपको इस कचरे के लिए इस तरह से कार्य करना पड़ा। यह ठीक है, इमरिल ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। क्या आप मुझे दोष देते हैं, इमरिल? जैक्सन ने चिंतित होकर पूछा। बाहर उन्होंने जो पिछली उग्र अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नहीं, वह इसके लायक था। हमारे रिश्ते को छिपाने का एकमात्र तरीका या तो उसे मारना या आत्मा गुलाम बनाना था। मैं केवल आपको पर्याप्त धन्यवाद दे सकता हूं कि आपने बाद में चुना, अन्यथा मेरे परिवार को पता चल गया होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आपका चचेरा भाई हमारे रिश्ते का उपयोग करके मुझसे जबरन वसूली करने के लिए पर्याप्त लालची था। कैटरीना के साथ मामले के बाद यह केवल खराब हो गया। इमरिल चुप हो गया और जैक्सन के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति को देखकर इमरिल असहाय रूप से हंसे। आप मेरे सामने उसका नाम उल्लेख करने की हिम्मत करते हैं? मैं? जब उसने समझाने की कोशिश की तो उसके हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम उससे शादी करने की योजना बना रहे हो। कितना ईमानदार। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति तब गंभीर हो गई। आप जानते हैं कि मेरा बेरेलन परिवार पीढ़ियों से ब्लैकवेल परिवार के साथ संघर्ष में है और फिर भी आप उसके परिवार के साथ ससुराल बनने की योजना बना रहे हैं। आप वही हैं जो हम सभी के एक साथ होने के सभी रास्तों को सील कर रहे हैं। क्या आप मुझे छोड़ने की योजना बना रहे हैं? थोड़ी धुंध होने के कारण उसकी आंखों में शिकायत भर गई जिससे कोई दोषी महसूस करने लगा। जैक्सन ने अपनी बाहों को उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया और उसे अपनी छाती पर रख दिया। इस बिंदु पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैक्सन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुल गया। क्या आप जानते हैं कि ब्लैकवेल परिवार शादी के लिए क्यों सहमत हुआ था? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही उसके साथ काम किया है। इमरिल ने सदमे में उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने जारी रखा, मुझे उसके परिवार द्वारा एक विकल्प दिया गया था कि या तो उससे शादी करे या नष्ट हो जाए। मैं केवल उत्तरार्ध को चुन सकता हूँ। मूल रूप से वे गुस्से में थे और मुझे मारना चाहते थे, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था, लेकिन मेरी क्षमता को देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कैटरीन ने मुझे पसंद किया है, जो मेरे और उसके बीच मामला होने के बाद मेरी उम्मीदों से परे था। इमरिल ने नीचे देखा, उसका शरीर बेहोश कांप रहा था। यह देखा जा सकता था कि इस खबर को समझना उसके लिए काफी कठिन था। जैक्सन ने चिंतित होकर उसके जवाब की प्रतीक्षा की। उसके फैसले को प्रभावित करने की हिम्मत नहीं की। वह चाहता था कि वह उसकी पत्नी बने, लेकिन उसे डर था कि वह उसे खो देगा। तुम पागल हो। सभी पुरुष ऐसे क्यों होते हैं? यहाँ तक कि मेरे पिता की मेरी माँ के अलावा 5 पत्नियां हैं। इमरिल ने उसे देखा और व्यथित स्वर में चिल्लाया, इमरिल, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कैटरीना और मैंने अनजाने में छठे चरण के विशेषज्ञ वेरिल के मकबरे में एक दोहरी खेती कक्ष में प्रवेश किया। यह कैसे हुआ? इमरिल ने आंशिक रूप से अपने शब्दों पर विश्वास करते हुए अपनी भौहों को झुका दिया। जैक्सन ने एक गहरी सांस ली और समझाया, उजाड़ मैदानों के पश्चिमी क्षेत्र में मैं और विशेषज्ञों की एक विशाल पंक्ति ने खजाने, संसाधनों, खेती की तकनीकों और मैनुअल को खोजने के लिए उस मकबरे में प्रवेश किया। सभी विशेषज्ञों ने या तो टीम बनाने या अकेले पता लगाने का फैसला किया। मैं अकेले मकबरे की खोज कर रहा था और थोड़ी देर बाद जब मैंने एक कमरे में प्रवेश किया तो यह हुआ। मूल रूप से वहां कोई हानिकारक जाल नहीं था, लेकिन कैटरीना के अनजाने में कमरे में प्रवेश करने के बाद गेट बंद हो गए और कमरे में किसी प्रकार की गैस व्याप्त होने लगी। उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया क्योंकि उन्होंने जारी रखा, अब यह स्पष्ट है कि यह एक शक्तिशाली कामोद्दीपक गैस थी। फिर भले ही हम दोनों अनिच्छुक थे, लेकिन हमें अंततः काम करने के लिए मजबूर किया गया। इमरिल ने उसकी आंखों को देखा और उसके दिल की धड़कन को महसूस किया। कोई उतार चढ़ाव नहीं लग रहा था। फिर उसने कुछ और सोचा, तो क्या तुमने तथाकथित कर्म का आनंद लिया? उसने अचानक महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अराजक हो गई है। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। जैक्सन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने अपनी नजर हटा दी। वह क्या बता सकता था कि उसने 2 दिन और 2 रात उसके साथ चरम आनंद में संभोग करने का आनंद लिया? मुझे बिलीव मी इमरिल, यह पूरी तरह से आकस्मिक था। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। इमरिल ने हताशा में उसके होंठ काट लिए। जब उसने अपने प्रेमी की शादी के बारे में सुना तो उसे बेहद दुख हुआ, लेकिन जब उसने उसे एक संदेश भेजा कि उसने धोखा नहीं दिया है तो वह इतनी खुश थी कि वह उसे मिलना चाहती थी। आज उसकी यात्रा का उद्देश्य यह भेद करने से ज्यादा कुछ नहीं था कि उसने उसे धोखा दिया था या नहीं, लेकिन अब जवाब बेहद स्पष्ट था। उसने वास्तव में उसे धोखा दिया। बेशक इमरिल बेहद असहज था। अध्याय 183, बलशाली होना। मुझे देखो। इमरिल ने गहरी सांस लेने के बाद शांति से पूछा, मुझे बताओ, क्या आप उसे पसंद करते हैं? लेकिन फिर असहाय होकर कहा, क्या आप उससे प्यार करते हैं? जैक्सन ने उसे एक जटिल नजर से देखा और कहा, हाँ। आराम करने से पहले इमरिल की छोटी मुट्ठियां कस गई। उसने अपने हाथों को उसकी छाती से हटा दिया और दूर हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन उसने आवाज नहीं की। इमरिल। जैक्सन ने आवाज लगाई, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ जब मैं एक पारिवारिक मिशन पर था। इमरिल की आवाज दर्द से भरी हुई थी। जैक्सन उसके पास आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसके लिए मेरे प्यार से ज्यादा है। फिर अगर मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कहूं तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? उन्होंने मेरे परिवार को बंधक बना लिया है। क्या होगा अगर वे नहीं करते? कोई जवाब न मिलता देख उसके मुंह से एक खामोश हंसी निकल गई। उसने अपने हाथों को अपनी कमर से हटाया और दरवाजे के पास पहुंची जब अचानक वह रुक गई। जैक्सन ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। जाने दो, इमरिल ने बेहोश होकर कहा। कृपया मत जाओ, जैक्सन ने भारी आवाज में विनती की। इमरिल ने एक गहरी सांस ली। जैक्सन, मैं आपको मेरे साथ ईमानदार होने के लिए धन्यवाद देता हूं, अब कृपया मेरा हाथ छोड़ दे। नहीं, जैक्सन दृढ़ता से जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे तब स्वीकार करोगे जब मैंने कहा कि मैं किसी और आदमी के साथ सोया हूं? जैक्सन आश्चर्यचकित था लेकिन उसने अभी भी जवाब दिया, नहीं। इमरिल ने विडंबनापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, अभी भी ईमानदारी से, यही मुझे आपके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, फिर भी यह यहाँ तक आ गया है। इमरिल ने अपनी बाह हिलाई, उसकी पकड़ से दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे देखकर कि वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे अपने गले में खींच लिया। बदमाश, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए लेकिन वह जो संघर्ष दिखा रही थी उसका कोई प्रतिरोध नहीं था। भले ही मैं उससे प्यार करता हूं, फिर भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपको किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दूं, क्या आप कर सकते हैं? तुम मेरे हो। जैक्सन ने उसके होठों को सील करते हुए उसे गले लगा लिया। इमरिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गुलाबी होठों पर लगाए गए गहरे चुंबन से कमजोर और चक्कर आ गया। उसका प्रतिरोध अब नहीं था क्योंकि वह उसके गले में पिघल गई थी। उसकी पलकें उस आनंद से हिल रही थी जो वह अनुभव कर रही थी। यह मेरा पहला चुंबन है, जैक्सन ने अपने गुलाबी गालों को जोर से लाल होते हुए देखने के बाद कहा। वास्तव में वह पहले से ही कैटरीन को तबाह कर चुका था और उसके अस्तित्व के हर हिस्से का स्वाद ले चुका था, लेकिन कामोत्तेजक के साइड इफेक्ट के रूप में उसे केवल चरम आनंद का अनुभव करने के अलावा उसमें प्रवेश करना याद था। इमरिल अपनी श्रद्धा से बाहर आया और अपनी आंखें खोली। उसने उसे प्यार और जटिल भावनाओं के मिश्रण के साथ देखा। मैं वास्तव में आपकी महिला होने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। जैक्सन का चेहरा उसके बयान से खिल उठा। उसने उसे उठाया और बिस्तर पर ले गया। इमरिल का पैर जेली की ओर मुड़ गया। वह बस उसे गले लगा सकती थी और शर्माते हुए विरोध कर सकती थी, नहीं मत करो। उसके विरोध को अनदेखा करते हुए उसने उसे धीरे से बिस्तर पर रख दिया। नहीं, मेरे परिवार को पता चल जाएगा। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बचाव की अंतिम पंक्ति डालते हुए धुंधली हो गई। जैक्सन ने उसे देखा और उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया, जिससे उसे अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि उन्हें केवल कुछ समय बाद पता चलेगा कि आपका अपहरण कर लिया गया है। तुम। जैक्सन ने अपने होठों से उसके होंठों को सील कर दिया, जिससे वह बोलने में सक्षम नहीं थी। कुछ पल बीतने के बाद उसे अपने निचले शरीर से पूरी तरह से अलग वाइब्स मिलने लगे। डर और अनिश्चित महसूस करते हुए वह हर जगह कांपने लगी। जैक्सन ने इसे देखा और जल्दी से रोक दिया कि वह क्या कर रहा था। वह उसकी देखभाल करता था, उसकी रक्षा करना चाहता था और उससे प्यार करता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। छोड़ने के उसके कृत्य ने उसे जल्दबाजी में उस पर थोपने के लिए प्रेरित किया कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ सकती है। उसके थोड़े से कांपते शरीर को देखते हुए फिर भी विरोध नहीं कर रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया। उसे अपने चेहरे पर मुक्का मारने जैसा महसूस हुआ। उसने कुछ सेकंड के लिए उसके गालों को सहलाया, जिससे उसे अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित किया गया। इमरिल, मुझे खेद है। जैक्सन बेहोश हो गया। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं एक दिन शादी में आपका हाथ मांगने के लिए आपके परिवार से संपर्क करूंगा। उसके शब्दों को सुनकर इमरिल आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसकी मांसपेशियों को आराम मिला और उसे अपने दिल में फजी महसूस हुई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? जैक्सन ने चिंतित होकर पूछा। बदमाश, तुमने पहले ही मेरा पहला चुंबन चुरा लिया है। क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत की तरह दिखती हूँ? इमरिल ने गुस्से में विरोध किया, लेकिन उसका गुस्सा पूरी तरह से नकली था। उनके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी क्योंकि उन्होंने कहा, मेरी इमरिल सबसे गुणी महिला है जिसे मैं कभी मिला हूँ, और तुम बेशर्म आदमी हो जिसे मैं कभी मिला हूँ। इमरिल गुस्से से चिल्लाया। जैक्सन की अभिव्यक्ति जम गई। वह फिर अपने होश में लौट आया। तुम क्यों? उसने उसके गालों को अलग अलग दिशाओं में खींचा। इमरिल हंसने लगी और उसे अपने से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह जम गई। उसके पेट के ऊपर कठोरता की एक छड़ी महसूस हुई। जैक्सन का चेहरा हिल गया क्योंकि उसने स्वचालित रूप से खुद को उससे दूर कर दिया। माहौल शांत हो गया, जिससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। क्या दर्द होता है? ध्वनिहीन कमरे में एक नम्र आवाज सुनाई दी। जैक्सन उसके चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और उसके शर्माते हुए भाव पर अवाक हो गया। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने तुरंत समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, मैंने इसे एक किताब में पढ़ा है। फिर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी अभिव्यक्ति शर्म से गड़बड़ हो गई। वह खुद को एक छेद में छिपाना चाहता था। जैक्सन ने उसे देखा क्योंकि उसने उसे और भी वांछनीय पाया। उसके होंठ सूख गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के निचले हिस्से पर गर्मी बढ़ रही है। वह खुद को रोकना चाहता था और लेकिन अचानक खुद को यह कहते हुए पाया, यह दर्द होता है। इमरिल ने अपने चेहरे और उस जगह को देखा जो विशाल था। उसने खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। बिस्तर पर उसके सामने घुटने टेकते हुए उसने अपने हाथों को उठाया और उस चीज को छूने की कोशिश की जिससे उसकी पैंट में उभार आ गया। वह लगभग उस तक पहुंच गई, लेकिन अपना हाथ वापस ले लिया और शर्म से अपना चेहरा मोड़ लिया। यह देखकर जैक्सन ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है इमरिल, अपने आप को बहुत जोर से धक्का मत दो। यदि आप इसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं तो यह उसने महसूस किया कि उसका स्पर्श वहां गिर गया, जिससे वह क्षण भर के लिए जम गया। क्या आप निश्चित रूप से ऐसा करना चाहते हैं? उसने निगलते हुए पूछा क्योंकि वह जानता था कि वह अब और पीछे नहीं हट पाएगा। इमरिल ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया, हालांकि थोड़ा शर्मीला। वह इसे समझ गया और अध्याय 184 आत्मा गुलाम। डेविस के चेहरे पर एक भाव था जो उसे मिलता जुलता था। यह पूरा परिदृश्य उसके लिए काफी अप्रत्याशित था। उन्होंने जल्दबाजी में एक और इमेजरी क्रिस्टल लिया और दूसरे को अपनी स्पाशियल रिंग में रखते हुए इसका इस्तेमाल किया। वह फिर पीछे मुड़ा, अपने पीछे कामुक दृश्य देखने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे वह केवल हॉर्नी हो जाएगा। इसके अलावा यह अनैतिक है और उसके नियमों के खिलाफ गया है। खांसी, यह ठीक है, मैं केवल अनुसंधान के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उफ, ब्लैकमेल का उद्देश्य। उन्होंने खुद को सांत्वना दी लेकिन कुछ और महसूस किया, रुको, यह सही नहीं लग रहा है।
हाँ, यह जैक्सन को भविष्य में मेरे लिए परेशानी पैदा करने से ब्लैकमेल करने के लिए है, और कुछ नहीं। डेविस ने अपने माथे पर पसीने को ब्रश किया क्योंकि उसने खुद को आश्वस्त किया। उनकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वह इस स्थिति में बुरी भूमिका निभा रहे हैं। यह वहां सिर्फ एक और कचरा युवा मास्टर क्यों नहीं हो सकता है? मुझे इस तरह एक लविडली जोड़े से क्यों मिलना पड़ा? क्या कोई मेरे भाग्य के साथ खेल रहा है? जबकि डेविस ने ऐसा सोचा, समय जल्दी से बीत गया। हालांकि उसके पास अपना लक्ष्य बदलने के विचार थे। उन पर जांच करने का फैसला करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपने नीचे के दृश्य को देखा। जैक्सन और इमरिल एक नवविवाहित जोड़े की तरह एक दूसरे को आराम से गले लगा रहे थे। बेशक वे कपड़े पहने हुए थे और नग्न नहीं थे। ऐसा लगता है कि वे इसे बहुत दूर नहीं ले गए। डेविस ने सोचा, बारीकियों के लिए उन्हें यह देखने के लिए इमेजरी क्रिस्टल में देखना होगा कि वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे क्योंकि वह दृश्यति में नहीं थे। विदाई देने और जाने से पहले उनका कडलिंग सेशन कुछ मिनट तक चलता रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए डेविस भी कमरे से निकलकर वापस सराय में चला गया। वह सब देखने के बाद जैक्सन को धमकाने का मूड नहीं था। उसने कहा वह अपने खेती के आधार, मध्यस्तरीय शरीर परिवर्तन चरण, पीकस्तरीय आयरन स्टेज और पीकस्तरीय शिशु आत्मा चरण को मापने में सक्षम था। जब मार्ग में सामना की गई प्रतिभाओं के साथ तुलना की गई तो वह देख सकता था कि जैक्सन में केवल आत्मा की साधना के संदर्भ में कमी थी। ऐसा लगता है कि एक प्रतिभाशाली के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ग्रामीण इलाकों में उनके स्थान को देखते हुए अच्छी तरह से योग्य थी। एक दिन बाद जैक्सन ने एल्मर टाउन छोड़ दिया और उजाड़ मैदानों की ओर बढ़ गया। डेविस ने सड़क के किनारे उसका पीछा किया। वह घोड़े की सवारी कर रहा था और एक साधारण वस्त्र पहना था जो काफी घिसा हुआ लग रहा था। अपने चेहरे पर एक मुखौटा और अपने बालों को काले रंग के साथ उन्होंने एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व ग्रहण किया। उसके परिवर्तन की आवश्यकता थी क्योंकि उसके मिशन ने माना कि उसे एक दुष्ट किसान के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके अलावा भले ही वह महसूस या समझ नहीं सकता था, वह जानता था कि एक निश्चित व्यक्ति हमेशा छाया से उसकी निगरानी कर रहा था। क्या एक लंगड़ा मिशन है? चलो इसे खत्म करते हैं। डेविस फुसफुसाए और अपनी स्टोरेज रिंग से एक सामान्य दिखने वाला भाला प्राप्त किया। हाय, वह नीचे गिर गया, जिससे 1 किलोमीटर आगे चल रहे काफिले का पीछा करते हुए घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया। मार्क, कल आए मेहमान के बारे में आपके क्या विचार हैं? कोई नहीं, युवा गुरु। मैं आपकी ईमानदार राय चाहता हूँ, जैक्सन ने मंद मुस्कान के साथ कहा। मार्क ने एक असहाय अभिव्यक्ति रखी क्योंकि वह जानता था कि उसका युवा मास्टर उसकी परीक्षा ले रहा था। अथा, मार्क ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ओह, आपको ऐसा क्यों लगता है? जैक्सन ने गंभीर चेहरे के साथ सवाल किया, लेकिन अंदर वह मुस्कुरा रहा था। मैं देख सकता था कि युवा मास्टर अतिथि का बहुत सम्मान करता है और उस अतिथि के पास उसके तहत सेवा करने वाली एक महान सुंदरता भी थी। मुझे लगता है कि मेहमान शायद स्काई ग्रेड परिवार का एक युवा मास्टर हो सकता है, संभवतः एक शिखर स्तर का। मार्क ने अपने युवा मास्टर की अभिव्यक्ति को देखने के बाद गंभीरता से समझाया। जैक्सन के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। हालांकि आप गलत हैं, आप दूर नहीं हैं। इमरिल का परिवार ब्लैकवेल परिवार की तरह एक मध्यस्तरीय स्काई ग्रेड परिवार है। उसने सिर हिलाते हुए सोचा। मैं युवा मास्टर को उसकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मार्क ने खुशी से जवाब दिया, यह सोचकर कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। भले ही आप इतने स्मार्ट नहीं हैं, आप अपने वफादार काम के लिए किसी प्रकार के इनाम के लायक हैं। युवा गुरु बहुत दयालु है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान देखी जा सकती है। क्योंकि मैं आपको योग्य और वफादार मानता हूं, इसलिए मैं अपने भविष्य के ससुराल वालों से आपको एक गोली देने के लिए कहूंगा जो आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में सफलता दिलाने में मदद करेगा। मार्क का चेहरा खुशी से खिल उठता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने युवा गुरु को धन्यवाद दे पाता, उसे रोक दिया गया। जैक्सन ने अपना हाथ उठाया। हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। मैं आपको एक और विकल्प दे रहा हूँ। नहीं, पाउंड 1 एन। एक और विकल्प? मार्क पूरी तरह से हक्का बक्का था। हाँ, जैक्सन ने एक संक्षिप्त मुस्कान दी। यह देखकर कि मार्क चुप था, उसने जारी रखा, मेरी आत्मा गुलाम बनो। मार्क की अभिव्यक्ति एशियन हो गई क्योंकि वह अपने युवा मास्टर को डरावनी नजर से देख रहा था। जैक्सन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर से अपना हाथ उठाया। मुझे सुनो, यह आपके भविष्य से संबंधित है। युवा मास्टर, कृपया स्पा। मार्क धुंधला हो गया, लेकिन अपने युवा गुरु की अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर दिया। अच्छा, जैक्सन ने सिर हिलाया। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा बनाए रखने के लिए मिलता है क्योंकि मेरे पास केवल आपके जीवन पर नियंत्रण होगा। दूसरे, आप अधिक संसाधन प्राप्त करते हैं, संभवतः शक्तिशाली बनने के लिए कई बार अपने जीवन से मूल्यवान है। अंत में यह बंधन केवल लगभग 100 वर्षों तक चलेगा। मार्क की अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई क्योंकि वह भी संकोच नहीं करता था। मैं युवा मास्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। उसे डर नहीं था कि उसे केवल आत्मा गुलाम में बदल दिया जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह एक नासमझ कठपुतली में तब्दील हो रहे थे। वह मुख्य रूप से एक नौकर था। एक सदी के लिए आत्मा दास को नीचा दिखाना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अगर वह अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है तो उसने सोचा कि यह इसके लायक हो सकता है। क्योंकि उसके युवा गुरु ने अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं करने का वादा किया था, तब उसे आश्वासन दिया गया था कि वह अभी भी अपनी चेतना उसके साथ रखेगा। केवल एक चीज जो उसे सुनिश्चित करनी होगी वह है वफादारी बनाए रखना। यदि वह ऐसा कर सकता है तो वह अपने युवा गुरु के साथ बढ़ने में सक्षम होगा। पहले से ही 100 वर्षीय मार्क की अभिव्यक्ति सभी मुस्कुराहट थी। वह बस इतना सोच सकता था कि यह उसके लिए इतना बड़ा अवसर था। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं वास्तव में मूर्ख बनूंगा, या उसने सोचा। अध्याय 185 डकैती। जैक्सन श्रेष्ठता की धुंधली हवा के साथ हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को उठाया और मार्क के माथे पर अपनी उंगली रखी। मार्क ने अपने माथे पर एक झटका महसूस किया, जबकि उसने महसूस किया कि कुछ विदेशी उसकी आत्मा पर आक्रमण कर रहा है। उन्होंने केवल इसे बेहोश महसूस किया क्योंकि उनके पास केवल निम्नस्तरीय नवजात आत्मा चरण साधना थी। उसे भारी पसीना आने लगा क्योंकि उसे लगा कि दबाव से उसकी आत्मा कांप रही है। उसे इस बात पर संदेह नहीं था कि यदि उसका युवा गुरु उसकी इच्छा से वंचित करना चाहता है तो यह उसके लिए एक साधारण मामला होगा। इसे स्वीकार करो। एक मंद आवाज उसके अंदर गहराई से गूंज रही थी, जो उसकी आत्मा से गूंज रही थी। मार्क ने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मुहर को स्वीकार कर लिया। उन्हें डर था कि उनकी आत्मा के साथ कुछ बुरा हो सकता है, संभवतः इसे घायल कर सकता है, क्योंकि वह जानता था कि आत्मा की मुहर को स्वीकार करते समय जितना संभव हो उतना आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा था तो आत्मा की मुहर टूट जाएगी या जबरन गुलाम हो जाएगी। इस प्रक्रिया में आत्मा को घायल कर देगी। बेशक यह केवल तभी मामला था जब आत्मा की मुहर का कास्टर उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत था जिसे आत्मा साधना के संदर्भ में डाला जा रहा था।
फिर क्या होगा अगर विपरीत हुआ? कास्टर की आत्मा घायल हो जाएगी। इसके अलावा हर आत्मा किसान यह जानता था और पहली जगह में एक रहस्य नहीं था। इसलिए मार्क ने एक कुत्ते की तरह काम करने की पूरी कोशिश की जो अपने मालिक के सामने था। और बिना किसी नाटकीय प्रभाव के उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक पल के लिए विवश हो रही है और फिर वह भावना गायब हो गई क्योंकि उसने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया जैसे कि उसने अपनी सारी सहनशक्ति का उपयोग किया हो। जैक्सन ने भी अपनी भौहें झुका ली लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी जैसे कि वह सफल होने की उम्मीद कर रहा था। अच्छा, उसने कहा लेकिन मार्क बेहोश हो गया जिससे वह हैरान रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और व्यंग्य से मुस्कुराया, मुझे उसे जल्द से जल्द अपनी आत्मा फोर्जिंग साधना में सुधार करना चाहिए। आहा, जैक्सन सतर्क हो गया। सड़क पर गाड़ियों की पिटाई के साथ गाड़ी के बाहर एक दर्दनाक चीख गूंज रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आत्मा की भावना को फैलाया और घोड़े की सवारी करने वाले एक छोटे नकाबपोश व्यक्ति को पाया। उसके हाथ में एक भाला था लेकिन वह जल्दी से चिपक गया और नकाबपोश आदमी के उपयोग से टूट गया। जैक्सन गंभीर और भ्रमित हो गया लेकिन वह निश्चित रूप से बता सकता था कि उसे इस अज्ञात विशेषज्ञ द्वारा लक्षित किया जा रहा था। हाय, डेविस ने कर्कश आवाज की और अपने बगल में गाड़ी को देखा। भाले के कुंद पक्ष से टकराने से गाड़ी को उड़ते हुए भेजा गया था। उसने अपने भाले की खेदजनक स्थिति को देखा और अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे निश्चित रूप से गाड़ियों के कवच के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसे अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रखा और एक और भाला लिया, सिवाय इसके कि यह पीक लेवल अर्थ ग्रेड स्पीयर था जो पहले इस्तेमाल किए गए भाले से कई गुना मजबूत था। रुक जाओ, एक क्रोधित चिल्लाहट गूंज उठी जो एक निराकार दबाव के साथ थी जो नवजात सोल स्टेज कल्टीवेटर्स को अस्थायी रूप से अपना आधा कौशल खोने के लिए दबा सकती थी। डेविस मुस्कुराया, उसका दाहिना हाथ हिला और एक अन्य गाड़ी के पहियों को काट दिया जिससे वह गिर गई। उसके हाथ में भाला फिर से नाच गया जिससे आने वाले गार्ड रेत की थैलियों की तरह सभी जगहों पर उड़ गए। जल्दी से मुख्य गाड़ी से एक सिलहूट उभरा और उसके सामने उतरा। N0 वेल्बिन, तुम कौन हो? जैक्सन ने एक तलवार बुलाई और उसकी ओर इशारा किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे हो। आप नहीं देख सकते? यह एक डकैती है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सौंप दो। डेविस के मुंह से एक पुरानी और जर्जर आवाज गूंज रही थी। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जैक्सन क्रोधित होने से पहले दंग रह गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि दूसरी पार्टी एक हत्यारा थी लेकिन अब यह एक डाकू लग रहा था। यहाँ तक कि डाकुओं में भी उसे धमकी देने की हिम्मत थी। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा शर्म से जल रहा है। युवा मास्टर जैक्सन, है ना? आज्ञाकारी रूप से अपने धन को सौंप दो और चले जाओ अन्यथा आप एक निश्चित परिवार के क्रोध से बच नहीं पाएंगे। एक निश्चित परिवार? जैक्सन चिल्लाने से पहले उलझन में पड़ गया। ओल्ड फॉन्ट, क्या आप अपने सही दिमाग में हैं? कौन अपनी संपत्ति सिर्फ इसलिए छोड़ देगा क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है? बूम! जैक्सन आगे बढ़ा। उस जगह पर एक छोटा गड्ढा बन गया जहां वह खड़ा था जबकि डेविस घोड़े से कूद गया क्योंकि वह बहादुरी से घोड़े से नीचे उतरा था। डेविस ने अपने भाले को नीचे झुका दिया और जैक्सन ने टक्कर मार दी जिससे एक उछाल पैदा हुआ जो 2 किलोमीटर चारों ओर गूंज गया। वे दोनों समान रूप से बाहर आए और जांच में एक दूसरे को देखते रहे। जैक्सन के दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे जब वह मास्क को देख रहा था। यह जानना चाहता था कि उस मुखौटे के पीछे कौन था जिसका कौशल उसके बराबर था। हाँ, युवा मास्टर जैक्सन शक्तिशाली है और इसे एक नजर में देखा जा सकता है लेकिन इस बार मुझे डर है कि युवा मास्टर जैक्सन को आज्ञाकारी रूप से अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ अपने घर वापस भागना होगा। डेविस बेहोश हो गया। क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम समान मात्रा में साधना करते हुए भी मुझे हरा सकते हो? पुराना है, जबकि आपके पास मुझसे अधिक खेती हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे पीछे ब्लैकवेल परिवार का खर्च उठा सकते हैं, है ना? जैक्सन भी बेहोश हो गया। वह देख सकता था कि यह बुद्धि की लड़ाई बन सकती है। युवा मास्टर सही है। जिस पुराने फर्की के बारे में आप बात कर रहे हैं वह ब्लैकवेल परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। डेविस ने हार की सांस ली। यह सुनकर जैक्सन की अभिव्यक्ति एक मुस्कान में बदल गई। अब यह स्पष्ट है, मैं यंग मास्टर जैक्सन को जल्दबाजी नहीं करने का सुझाव देता हूँ। डेविस ने बीच में टोका और उस पर एक इमेजरी क्रिस्टल फेंक दिया। जैक्सन ने इसे पकड़ लिया और सावधान हो गया। आपका क्या मतलब है? अगर आप इसे जांचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डेविस ने बेहोश होकर जवाब दिया। जैक्सन ने इसे देखा और निर्धारित किया कि यह वास्तव में एक इमेजरी क्रिस्टल था। इससे पहले कि वह इसे सक्रिय कर पाता उसे फिर से रोक दिया गया। क्या मैंने यंग मास्टर जैक्सन को जल्दबाजी न करने की याद नहीं दिलाई? आपको शायद अपने सभी अधीनस्थों को मारना होगा अगर उन्होंने इसे देखा हो। अचानक सन्नाटे ने जगह का अतिक्रमण कर लिया और केवल सीटी बजाने वाली हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। अध्याय 186, किसी की कमजोरी का उपयोग करना। जैक्सन की अभिव्यक्ति एक भद्दा में बदल गई। जो गार्ड किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे उन्हें अचानक लगा जैसे अगर वे यहाँ रहना जारी रखते हैं तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे नहीं हटे। जैक्सन ने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से अपना निर्णय लिया। गार्ड, उस पर नजर रखो और उसे भागने मत दो। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। हाँ, गार्ड ने उसे घेर लिया जिससे डेविस कर्कश आवाज में हंसने लगा। हाँ, युवा मास्टर चिंता मत करो, मेरा आज भागने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि सौदा पहले ही पक्का हो चुका है। जैक्सन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में प्रवेश किया और इसे बंद कर दिया। डेविस खड़ा था और 5 मिनट तक धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था इससे पहले कि एक उदास सिलहुट ने दरवाजा खोला और कहा, प्रवेश करें। डेविस ने डाकू की भूमिका को लगभग पूरी तरह से निभाते हुए जोर से हंसा। इसके बाद वह गार्ड की नजर में बिना किसी डर के गाड़ी में घुस गया। उनके आत्मविश्वास और उनके युवा मास्टर की उदास आवाज ने उनके अनुमान की पुष्टि की। गार्ड एक दूसरे को देख रहे थे और दबी आवाज में चर्चा किए बिना नहीं रह सके। डेविस अंदर गया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। फिर उसने कुछ सेकंड के लिए बेहोश मार्क को देखा। वह मेरा आत्मा गुलाम है और इसके अलावा वह बेहोश है। जैक्सन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए बेहोश होकर जवाब दिया। ठीक है, क्या तुम ईमानदार नहीं हो? डेविस मुस्कुराया लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक मुखौटे से छिपी हुई थी। जैक्सन ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, चूंकि आप मुझे सचेत किए बिना मेरे कमरे में प्रवेश कर सकते हैं तो आपके पास शायद सोल फोर्जिंग साधना में उच्च उपलब्धियां हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर जैक्सन आत्मस्मरण करता है? डेविस चौंक गया। जैक्सन चुप रहा, अपने हत्या के इरादे को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने क्रोध को दबा दिया और पूछा, क्या यह सब है? हम मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर जैक्सन का क्या मतलब है। डेविस ने चिढ़ाया लेकिन उसकी आवाज जैक्सन के कानों में घूम रही थी।
मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने इस प्रक्षेपण के समाप्त होने के बाद भी घटना रिकॉर्ड की है? जैक्सन चिल्लाया। डेविस मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ। यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन यह जैक्सन के चेहरे को सफेद की तरह पीला बनाने के लिए पर्याप्त था। जैक्सन की अभिव्यक्ति जम गई और यह उसे बेरहमी से और अनजान बना दिया। अपने घर से बाहर आने के बाद उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। मैंने कहाँ गलती की? यह बूढ़ा आदमी कौन है? वह क्या चाहता है? इमेजरी क्रिस्टल को वापस प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इमरिल की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दे सकता। उसे मार डालो। सुनिश्चित करें कि कुछ भी लीक न हो। कोई भी मजाकिया चाल बनाएं और आप शायद केवल अपने परिवार को दोनों परिवारों द्वारा शिकार होते देखेंगे। डेविस ने व्यंग्य किया, लेकिन उसे इस विधि से धमकी देने के लिए दुष्टता महसूस हुई। उसे इस तरह के तरीके का उपयोग करना बेईमान और शर्मनाक लग रहा था। यह सोचकर कि कोई भविष्य में उसके खिलाफ इस तरीके का उपयोग कर सकता है, उसे अकेले में डर और क्रोध की भावना दी। लेकिन उसने कहा, उनके पास इस मिशन को इतनी दक्षता के साथ पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप तलवार उठाते हैं तो आपको तलवार से मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने बहुत से लोगों को मार डाला था और वह जानता था कि वापस जाने वाला नहीं है। यदि हाँ, तो इस बात पर विचार करने का क्या फायदा है कि यह काला है या सफेद? वह बस इतना जानता था कि अब वह जो कर रहा है वह ग्रे जोन में होना चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत गड़बड़ हो जाती है तो वह इमेजरी क्रिस्टल का उपयोग नहीं करने जा रहा था। उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनका जीवन या उनके करीबी का जीवन पूर्ण खतरे में नहीं था, तब तक वह उन चीजों को नहीं करेंगे जो काले रंग में समाप्त हो गई। जैक्सन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने जीवन में दूसरी बार असहाय महसूस किया। पहला था जब ब्लैकवेल परिवार ने उसके परिवार को बंधक बना लिया, उसे शादी करने के लिए मजबूर किया, और दूसरा वर्तमान था। यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह पागल हो गया या अंधेरे में गिर गया। चौथी बार उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया, इससे पहले कि उसने आखिरकार पूछा, आप क्या चाहते हैं? अभी तुम्हारे पास जो दौलत है। डेविस ने अपना हाथ बढ़ाया। जैक्सन अभी बिल्कुल अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अभी भी अपने दिल को कठोर कर दिया और अपनी उंगली से स्थानिक अंगूठी हटा दी। डेविस ने इसे प्राप्त किया और जांच की, क्योंकि वह चुपके से खुश महसूस कर रहा था। अच्छा, अब अपने रक्षकों को बताएं कि आप अभी बंद दरवाजे की खेती का सामना कर रहे हैं। उनसे कहो कि वे आपको परेशान न करें, बल्कि केवल पहरा दें। आप क्या योजना बना रहे हैं? जैक्सन आराम से बीमार महसूस कर रहा था। बेशक, मुझे अभी एक साफ पलायन करना होगा और इसके लिए आपको खुद को बाहर निकालना होगा। मुझे पहले इमेजरी क्रिस्टल दें। जैक्सन बोला, जब तक आप मुझसे बदला नहीं लेते मैं इस जानकारी को कभी लीक नहीं करूंगा। डेविस ने अपना सिर हिलाया। जैक्सन ने व्यंग्य किया, जैसे कि वह एक मूर्ख को देख रहा था। आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? आपके पास मुझ पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेविस ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं होगी। मुझे आपके मामलों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है। क्या आप मुझसे इस पर विश्वास करने की उम्मीद करते हैं? जैक्सन गुस्से से चिल्लाया, मैं चीजों को करने के अपने तरीके के साथ एक डाकू हूं। मैं केवल एक बार लक्ष्य करूंगा और अगले पर आगे बढ़ूंगा। अब जब मैंने आपकी संपत्ति चुरा ली है तो मैं अगले लक्ष्य पर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मुझे खत्म करने की आवश्यकता है तो इस तमाशा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जैक्सन ने उसे पूरी तरह से घृणा और भ्रम में देखा। इस बूढ़े फरक ने जो बातें कही वे उसके लिए भी एक रास्ता लग रहा था। जैसा उसने कहा था वैसा करने से पहले उसने थोड़ी देर के लिए गंभीरता से विचार किया। असहाय होने और इस मामले के साथ प्रकाश देखने में सक्षम नहीं होने के कारण उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बाहर के गार्डों को सूचित किया और खुद को बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद डेविस बाहर आया, जबकि गार्ड उसे चुपचाप देख रहे थे। डेविस हंसे, हाँ, चिंता मत करो, आपके युवा मास्टर को सफलता का अवसर मिला है। उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। ऐसा कहते हुए वह भ्रमित गार्डों के एक झुंड को पीछे छोड़ते हुए घोड़े की सवारी करते हुए एल्मर टाउन की दिशा में चला गया। लेकिन उन्होंने अभी भी गाड़ी की रखवाली जारी रखी, यह सोचकर कि उनके युवा मास्टर वास्तव में एक सफलता के दरवाजे पर थे, भले ही उन्हें संदेह था। अध्याय 187 लूट। लगभग 1 घंटे के बाद जैक्सन जाग गया और खुद को गाड़ी में पाया। उसने चारों ओर देखा और इसके लिए राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में नफरत बढ़ गई क्योंकि वह अवचेतन रूप से चिल्लाया, लानत है, तुम बूढ़े हो। बाहर के गार्ड बेकार थे। बटलर बेहोश हो गया था और वह अपने रक्षक को अपने परिवार से नहीं लाया था क्योंकि वह इमरिल से मिलने जा रहा था। वह अपने दिमाग में तब तक शाप देता रहा जब तक कि उसे 2 इमेजरी क्रिस्टल की दृष्टि नहीं मिली। क्या मुझे लगता है कि यह वही है? एक विचार के रूप में उसके दिमाग में एक धुंधली आशा और इच्छाधारी सोच उभरी, लेकिन उसने इस पर विचार करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से इमेजरी क्रिस्टल को पकड़ लिया और इसे देखा। जैसे ही उसे पता चला कि उसने सोचा था, वह खुश हो गया। इसके बाद उन्होंने जांच जारी रखी और उसमें उस पुराने फरक का कोई सुराग नहीं मिला। राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, बूढ़े, चूंकि आप निर्दयी नहीं हैं, इसलिए मैं इस मामले को हाथ में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत करते हैं तो यह मत सोचो कि आप भाग्यशाली होने जा रहे हैं। सुप्रशिक्षित। अपनी पकड़ को कसते हुए उन्होंने क्रिस्टल को तोड़ दिया जब तक कि उन्होंने पुष्टि नहीं की कि सबूत के कोई अन्य टुकड़े नहीं बचे थे। फिर उन्होंने वह पत्र लिया जो नीचे था जहां इमेजरी क्रिस्टल रखे गए थे। आप युवा को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि आप नैतिक रूप से ईमानदार डाकू से मिले हैं। अगर यह कोई अन्य डाकू होता तो मुझे यकीन है कि उन्होंने आपके पूरे परिवार की संपत्ति भी चूस ली होगी। उसने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे जाने से पहले कुछ सलाह छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो, आप युवाओं को 3 चीजों पर विचार करना चाहिए। क्या करना है, कब करना है और कहां करना है। यदि नहीं तो आप मेरे जैसे लोगों से मिलेंगे। जैक्सन के माथे पर नसें फूट रही थी क्योंकि उसने चुपचाप शाप दिया था, तुम बेशर्म बूढ़े हो। जब तक जैक्सन जाग गया, डेविस ने पहले से ही किराए पर लिए गए घोड़े को वापस दे दिया था। साथ ही वह भेष के बिना सराय में लौट आया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। यदि वे उसके निशान का अनुसरण करते हैं तो वे केवल उस घोड़े तक उसका पीछा करने में सक्षम होंगे जिसे उसने किराए पर लिया था या जिस गली में उसने अपना भेष बदल दिया था। पाउंड 1 एन। वहां से उनके लिए उसका पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा और जब तक उन्हें सराय मिलती है तब तक वह पहले ही जा चुका होगा। ऐसा इसलिए है अगर वे पहले स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से उसका निशान खोजने में कामयाब रहे हैं। चलो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। बिस्तर पर बैठे हुए डेविस मुस्कुराया। वह अब एक बच्चे का अवतार था जो अपनी सामग्री की जांच करने के लिए एक उपहार बॉक्स खोलने के लिए उत्सुक था। डेविस ने स्थानिक रिंग में अपनी ऊर्जा इंजेक्ट की।
उन्होंने लंबे समय तक इसके साथ एक रक्त संबंध बनाया था क्योंकि जैक्सन ने उन्हें सौंपने से पहले स्वेच्छा से अपना निशान हटा दिया था। डेविस स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था और देख सकता था कि पृथ्वी ग्रेड परिवार से आने के बावजूद जैक्सन एक प्रतिभाशाली क्यों था। ऐसा लगता है कि छठे चरण के विशेषज्ञ की कब्र पर छापा मारने के बारे में उन्होंने जो बात कही वह पूरी तरह से झूठी नहीं थी। स्थानिक रिंग में 800 क्यूबिक मीटर का भंडारण स्थान था और इसमें बहुत सारा सामान था। डेविस अपने आंतरिक भंडारण पर विचार करके अनुमान लगा सकता था कि यह एक उच्च स्तरीय स्काई ग्रेड स्थानिक अंगूठी थी। सामग्री को देखते हुए वह अमीर महसूस करता था। अंतरिक्ष के एक तरफ उन्होंने कुछ अंगूठे के आकार के पारदर्शी रंगहीन पत्थर देखे। आत्मा के पत्थर, उसने राशि पर चिल्लाया। इसमें से लगभग 48 अंतरिक्ष में पड़े हुए थे। इतने सारे? और क्या? मैंने पहले एक उच्च श्रेणी के औषधीय घटक को महसूस किया। यह वहां है। हम? यह कौन सी जड़ी बूटी है? डेविस ने हरे रंग की जड़ी बूटी को देखते हुए विचार किया जो एक जेड बॉक्स में सफेद धब्बे थे। इसने एक बहुत ही शुद्ध सुगंध दी जिसने उसकी इंद्रियों को बढ़ा दिया। वह अपने ज्ञान के साथ इस जड़ी बूटी का नाम नहीं ढूंढ सका। धीरे से आह भरते हुए उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना है। इस तरह विभिन्न ग्रेड के अन्य तत्व थे जिन्हें वह पहचान नहीं सका। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वह पहचान सकता था लेकिन वे सभी उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड या उससे कम के थे। बहुत सारी सामग्रियां थी जो हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी उपयोगी हो सकती थी लेकिन वह इसके बारे में निश्चित नहीं थे क्योंकि वह कोई लोहार नहीं था। फिर उन्होंने एक मेज खोजने के लिए एक दिशा स्कैन की जो किताबों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी समझ को चारों ओर फैलाया और पुस्तकों के शीर्षक को पढ़ा। अल्केमी टियर 1, अल्केमी टियर 2, अल्केमी टियर 3 बेसिक, अल्केमी टियर 3 एडवांस्ड, अल्केमी टियर 4 बेसिक, लोहार टियर 1, लोहार टियर 2, ब्लैकस्मिथ टियर 3 बेसिक, लोहार टियर 3 एडवांस्ड, लोहार टियर 4 बेसिक, ब्लैकस्मिथ टियर 4 एडवांस्ड, ब्लैकस्मिथ टियर 5 बेसिक। ओह, क्या जैक्सन एक ही समय में एक अल्केमिस्ट और लोहार बनने का लक्ष्य रख रहा था? वास्तव में सराहनीय। डेविस ने आकस्मिक रूप से टिप्पणी की और पढ़ना जारी रखा। ओह, हमारे पास यहाँ कल्टीवेशन मैनुअल है। स्टॉर्म पियर्सिंग स्वॉर्ड मैनुअल, मिड लेवल स्काई ग्रेड, एनर्जी कंडेंसेशन कल्टीवेशन मैनुअल, हार्ट माउंटेन मैनुअल, हाई लेवल स्काई ग्रेड, बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन मैनुअल, एक्लिप्स सोल मोल्डिंग मैनुअल, पीक लेवल स्काई ग्रेड, सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल। ये तीनों उच्चतम श्रेणी के खेती मैनुअल थे जो उन्हें मिल सकते थे। हार्ट माउंटेन मैनुअल उनके अत्याचारी बॉडी सीक्रेट से अधिक मजबूत था लेकिन यह अभी उनकी साधना तकनीक को बदलने के लायक नहीं था। स्टॉर्म पियर्सिंग स्वॉर्ड एक पवन बिजली ऊर्जा खेती मैनुअल की तरह दिखता था लेकिन जब उन्होंने इसे स्किम किया तो उन्होंने इसे केवल पवन ऊर्जा खेती मैनुअल पाया। अंत में ग्रहण आत्मा ढालने वाली कला। डेविस ने इसे बाहर निकाला और इसे पढ़ा क्योंकि उसने अपने माथे को निचोड़ा था। यह क्या नरक है? डेविस इसके सिर या पूंछ को समझ नहीं सका। आत्मा के बारे में उनकी समझ उनकी आत्मा फोर्जिंग साधना के बावजूद उतली थी। जब तक कोई उसे यह नहीं समझाता उसे इसे समझने में लंबा समय लगेगा। उसने कहा वह कम से कम इससे कुछ जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम था। जैसे उसे इसे विकसित करने के लिए एक्लिप्स सोल बग स्काई ग्रेड का एक जादुई जानवर प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ठीक है, बेकार है। उनका मूड खराब हो गया लेकिन अन्य खेती मैनुअल को देखना जारी रखा। वे सभी अच्छे थे लेकिन उनकी नजर में नहीं आए। अचानक वह रुक गया और एक किताब निकाली जो छायादार शिलालेखों और चित्रों से भरी हुई थी। अध्याय 188 लंबे समय के बाद सार इकट्ठा करने की खेती। यह पीक लेवल अर्थ ग्रेड एनर्जी कंडेंसेशन कल्टीवेशन मैनुअल से ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ महीनों या वर्षों में यह उसके लिए अप्रचलित हो जाएगा लेकिन वह इसकी उपस्थिति में निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एक दोहरी खेती मैनुअल। मैनुअल का नाम पढ़ते हुए डेविस बुदबुदाया। यिनयांग मेरिट सूत्र। दूसरी परत में पृथ्वी ग्रेड दोहरी खेती मैनुअल थे लेकिन वे सभी केवल तुड़ाई खेती के लिए उपयोगी थे न कि एक साथ खेती करने के लिए। उत्तरार्ध के लिए केवल कुछ नश्वर ग्रेड मैनुअल उस विधि को देते हुए पाए गए थे। दुर्भाग्य से इसने दोहरी खेती को ग्रैंड सागर महाद्वीप के लोगों की नजर में बुरा बना दिया जिसने इसे विकास के लिए उपयुक्त नहीं बनाया। यही कारण था कि उन्होंने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में दोहरी खेती करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। काश दोहरी खेती का रास्ता सही दिशा में आगे बढ़ता। डेविस ने आह भरी क्योंकि दोहरी खेती की तकनीक दुर्लभ थी और इसे हे दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें यह काफी दुखद लगा कि वे सही दिशा में आगे नहीं बढ़े। उसने कहा उसकी आंखें तेज नहीं थी लेकिन धीरे धीरे हिल रही थी, छायादार लेकिन अश्लील कला के विवरण का अध्ययन कर रही थी। समय बीतता गया। कुछ मिनट बाद उसने ऊपर देखा और अपना सिर हिलाते हुए ताली बजाई। अद्भुत। लेकिन मैं एवलिन को यह पढ़ने के लिए कैसे प्राप्त करूं? वह धुंधला हो गया लेकिन कल्पना कर सकता था कि उसके चेहरे पर शर्म आ रही है। वह इसे अंदर रखते हुए मुस्कुराया। उन्होंने कहा ठीक है, समय आने पर हम इस बारे में देखेंगे। अब उसकी इंद्रियां एक अन्य मेज पर चली गई जिसमें खेती की तकनीक थी। उसने काफी देर तक उन्हें देखा लेकिन कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। कुल 20 मिलियन बैंगनी सिक्के, बहुत सारे पृथ्वी ग्रेड तलवारें और गोलियां, यहाँ तक कि कुछ स्काई ग्रेड वाले भी थे। इस आदमी के पास भाले नहीं है। अफसोस की बात है। अपनी सभी संपत्ति को उच्च स्तरीय स्काई ग्रेड स्पैटियल रिंग में स्थानांतरित करते हुए उन्होंने पिछली अंगूठी को इसके अंदर भी फेंक दिया। सभी संचार क्रिस्टल के लिए उन्होंने उन सभी को अपने निम्न श्रेणी के स्थानिक छल्ले में से एक में रखा जो उन्होंने बैकअप उद्देश्यों के लिए रखा था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह स्थानिक सुरंग में मारे गए प्रतिभाओं से स्थानिक छल्ले ले सकते थे तो वह अब तक अतिसमृद्ध हो चुके होते। ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पीछे के लोगों ने उन्हें ले लिया और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। शायद लोग हताहत भी हो सकते हैं। वह एक सेकंड के लिए सोचता रहा और लाल कपड़े पहने एक महिला की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। फिर उसने कंधे उचकाए और बिस्तर से बाहर निकल गया। उसने खुद को किसी और के रूप में छिपाया और एल्मर टाउन छोड़ दिया। आधे दिन बाद वह क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज मुख्यालय पहुंचे। वह सीधे मिशन हॉल में गए और बताया कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है। उसके आश्चर्य के लिए महिला ने अपना सिर हिलाया और एक बैज सौंपा जो उसकी वर्दी पर प्रतीक की तरह लग रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैंने मिशन पूरा कर लिया है? क्या आपको डर नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? डेविस ने अपनी छाती पर बैज संलग्न करते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट महिला रहस्यमय तरीके से कहने से पहले धीरे से हंस पड़ी। हमारे पास हमारे साधन है। मैं देखता हूँ कप्तान गायरस ने आपको बताया होगा। कहते हुए डेविस मुस्कुराया। कैसे हुआ? महिला अपनी आंखें बंद करने से पहले चौड़ी आंखों से बाहर निकल गई। हालांकि यह अब बेकार था क्योंकि बिल्ली बैग से बाहर है। वह फिर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। इस महिला को गपशप करने की आदत हो गई होगी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, नौजवान, तुमने मुझे कैसे पाया? डेविस मुड़ा और उसे देखा क्योंकि वह फिर से मुस्कुराया। मैंने नहीं किया।
गाइरस की आंखें भ्रम में झुकी हुई थी, तो कैसे? क्योंकि समय-समय पर मैंने महसूस किया कि कोई इसके पीछे किसी शत्रुतापूर्ण इरादे के बिना मुझे देख रहा है। मैं देख रहा हूँ। आपको इसके लिए तेज इंद्रियां होनी चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह मैं था? यह सिर्फ एक अनुमान था और उसकी प्रतिक्रिया ने मेरे अनुमान की पुष्टि की। उसने शांति से कहा, इसलिए मैंने यहाँ जाकर खुद को छोड़ दिया। ना, किसी कारण से मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जारी रखने से पहले गाइरस ने आह भरी, यह उस समय होना चाहिए था, है ना? हाँ, आपने लुकास और लूसिया को वापस बुलाने के लिए आते ही खुद को संदिग्ध बना लिया। मैंने ऐसा सोचा था। गाइरस ने अपना सिर हिलाया और जब वह अपना मुंह खोलने वाला था, मुझे पता है कि आप आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन मुझे निगरानी के लिए यह मनोरंजक नहीं लगता है। आपने देखा कि यंग मास्टर जैक्सन के साथ क्या हुआ, है ना? हाँ, यह एक दिन मेरे साथ हो सकता है और मैं इसकी स्पष्ट रूप से सराहना नहीं करता, जिसका अर्थ है ठीक है, मैं अपने नेता को इस बारे में सूचित करूंगा। अपनी छुट्टी करने से पहले गाइरस ने अपने हाथों को पकड़ा और थोड़ा झुकाया। डेविस अपने कमरे में वापस जाने से पहले थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और सोचता रहा। उसे परवाह नहीं थी कि एक बच्चे के रूप में उसका भेष उड़ा दिया गया था या देखा गया था। रिसेप्शनिस्ट महिला पहले से ही रोने की कगार पर थी, लेकिन बाद में राहत की सांस ली क्योंकि कोई भी उसे परेशान करने के लिए नहीं आया। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे के अंदर पैर रखा, वह कमल की स्थिति में बिस्तर पर बैठ गए। सफलता का समय। उन्होंने अपने शिरोबिंदु में ऊर्जा को दंतियान के सामने बोला और घुमाया। उनकी ऊर्जा संघनन खेती जो लंबे समय तक रुकी हुई थी, ने सुधार के कुछ संकेत दिखाए। एक हाथ में उन्होंने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को अपने डेंटियन में अवशोषित करना शुरू कर दिया। उनका दांतियन ऊर्जा से भरा हुआ था। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 5 पत्थर, 10 पत्थर, 20 पत्थर और 25 पत्थर। डेविस दर्द में अपने दांतों को दबाता है। उसके डेंटियन को लगा कि यह किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता है। यह वही है। मुझे सारी ऊर्जा को कोर में जोड़ना है। ऐसे कई तरीके थे जिनका उपयोग कोई अपने मूल को विकसित करने के लिए कर सकता था, लेकिन डेविस ने जो इस्तेमाल किया वह पुस्तक में सबसे बुनियादी लेकिन सरल विधि में से एक था। इस बिंदु पर उन्हें लगा कि क्या वह आत्मा के पत्थरों की कमी के कारण अपने निर्णय में सही थे। उसके पास केवल कुछ दर्जन बचे थे। नहीं, इस बिंदु पर पछतावा केवल प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना मन बना लिया, लेकिन आखिरी वक्त में खतरा और प्रेरणा दोनों ने उन्हें झकझोर दिया। जो ऊर्जा उसने अपने दांतियन में फंसाई, वह लीक हो गई और वापस मेरिडियन में प्रवेश कर गई। वह चकित हो गया, अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से अपने स्वयं के मेरिडियन को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि संभवतः खुद को अपंग भी कर देगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करके वह 5 और आत्मा पत्थर लाया और उन्हें अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी मेरिडियंस में बाढ़ आ गई। नसें फूट पड़ी, उसकी मांसपेशियों में उभार आ गया और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से पीली हो गई। फिर भी उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। यह ठीक है, मेरा शरीर इसे संभाल सकता है। दर्द बढ़ने पर वह मन ही मन बार-बार जपता रहा। अध्याय 189 परिक्रामी कोर चरण में प्रवेश करना। कुछ सेकंड बाद उनके डेंटियन और मेरिडियन पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए, जिससे वह बिजली के बल्ब की तरह थोड़ा चमकने लगे। अब विलुप्त होने के फैसले की तीसरी परत को चलाते हुए उसके मुंह से एक धीमी चीख निकल गई। तुरंत उनके डेंटियन में व्याप्त ऊर्जा केंद्र में घूमते हुए एक ही बिंदु में घूमने और एकत्रित होने लगी। उसके द्वारा एकत्र की गई सारी ऊर्जा परिक्रामी कोर की ओर बह गई, जो आकार लेना शुरू कर रही थी। इसका आकार कबूतर के अंडे के किनारे से फुटबॉल के आकार तक बढ़ गया। समय बीतता गया क्योंकि वह दर्द में अपने दांत भींच रहा था। हालांकि केवल उनके मेरिडियन में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए छोड़ दिया गया था। 1 मिनट बाद उनके मेरिडियन में ऊर्जा ले ली गई, जिससे एक घूमने वाला कोर छोड़ दिया गया जो बास्केटबॉल के आकार का 3 गुना था। उसका डेंटियन खुद एक विस्फोट के कगार पर था, लेकिन वह अचानक चिल्लाया, संपीड़ित। उसके शरीर में एक विशाल दबी हुई ध्वनि गूंज रही थी, क्योंकि घूमने वाले कोर को बास्केटबॉल के आकार तक संकुचित किया गया था। संपीड़ित। बूम। उनकी मांसपेशियां और नसें जो सामान्य आकार में लौट आईं, एक बार फिर बढ़ गई। क्योंकि वह अब इसे संपीड़ित करने में विफल रहा, इसलिए वह अपने अंगों और मांस सहित अपने शरीर को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी ताकत को पीछे छोड़ दिया और घायल कर दिया। उसके मुंह से प्रचुर मात्रा में खून बह रहा था। यहाँ तक कि उसकी नाक और कान से खून बह रहा था, जबकि उसकी आंखें खून से लथपथ थी। संपीड़ित। BZZZ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखों से बिजली गिर गई, जैसा कि एक बार फिर कहा गया था। BZZZ। उनके डेंटियन में घूमने वाला कोर जल्दी से कम होने लगा। हाँ, यह संपीड़ित करने के बजाय कम हो रहा था, क्योंकि वह घूमने वाले कोर को परिष्कृत करने के लिए अपने डेंटियन में विलुप्त होने वाली बिजली का उपयोग कर रहा था। इस बिंदु पर वह चोटों और सीक्वेल की कम परवाह नहीं कर सकता था। किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करते हुए उसे कबूतर के अंडे के आकार के घूमने वाले कोर को लाना था, अन्यथा उसकी सफलता विफलता में समाप्त हो सकती है। समय बीतता गया क्योंकि वह अपने स्वयं के घूमने वाले कोर को परिष्कृत करते हुए अपने दांतों को पीसता था। आत्महत्या के बारे में बात करें। भले ही ऐसा लग रहा था कि वह पागल था, वह परिष्कृत करने में अविश्वसनीय रूप से सावधान था। उन्होंने केवल बाहरी कोर को परिष्कृत किया, अंदर गहराई से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। पसीने के मोती नीचे बह रहे थे, खून से थोड़ा दागदार देखा जा सकता था। यह कष्टदायी प्रक्रिया घंटों तक चली, इससे पहले कि वह अंततः कोर को एक शुद्ध घूमने वाले कोर में परिष्कृत करने में सफल रहा, जो काली बिजली से चमकता था। इसका आकार कबूतर के अंडे के समान हो गया। यह लगभग पिच ब्लैक लग रहा था और अगर वजन किया जाए तो ऐसा लगता था कि यह ब्लैक होल की तरह द्रव्यमान के मामले में लाखों किलोग्राम होगा। हालांकि वास्तव में एक ब्लैक होल नहीं है, ऊर्जा का ऐसा द्रव्यमान उनके डेंटियन में घूमता है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उन्होंने खुद को थका हुआ और उत्साहित भी पाया, ऊर्जा से भरा। मानो रस्सी के दोनों सिरों पर अपने टूटे हुए शरीर और थकी हुई आत्मा के साथ वह इसे होने की अनुमति देते हुए चेतना खो देता है। एक दिन बाद वह फिर से जीवंत महसूस करते हुए जाग गया, क्योंकि थकावट दूर हो गई और केवल सफलता की भावना छोड़ गई। उन्होंने कुछ गोलियां ली, अत्याचारी शरीर के रहस्यों के चारों ओर घूमा और महसूस किया कि वह अगली सफलता के कुछ करीब था। इसके बाद उन्होंने सेक्रेट ल्यूमिनेंस मिस्ट के चारों ओर घूमा, अपनी आत्मा शक्ति को बहाल किया, क्योंकि समय धीरे धीरे क्षितिज में निर्बाध रूप से टिकता है। उसका मुंह एक मुस्कान में बदल गया, क्योंकि वह जानता था कि सफलता ने उसे विभिन्न तरीकों से मदद की। बैकलैश का सामना करने के लिए अपने चौथे चरण बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का उपयोग करते हुए और एकाग्रता और सटीकता के साथ कोर को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए चौथे चरण की सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन का उपयोग करते हुए केवल उनके जैसी विसंगति ही इसे पहले स्थान पर कर सकती थी। और ज्यादातर लोगों के पास उच्च ऊर्जा संघनन खेती और कम बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन होगा, जिससे कुछ भी गलत होने की स्थिति में उनका शरीर कमजोर हो जाता है।
यदि किसी ने उनकी तरह कोशिश की तो 99% संभावना है कि वे अपने स्वयं के रिवॉल्विंग कोर को परिष्कृत करने की कोशिश करते समय टुकड़ों में विस्फोट कर देंगे, क्योंकि यह एक अलग संदर्भ में खुद को उड़ाने से बहुत अलग नहीं है। परिक्रामी कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद ही किसी को आत्मा को विकसित करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस सहज नियम के लिए डेविस एक अपवाद था। जैसे ही उन्होंने अपने डेंटियन में रिवॉल्विंग कोर की जांच की, उन्होंने इसमें मिनट अभी तक दिखाई देने वाली खासियत को देखा। मेरा घूमने वाला कोर उत्परिवर्तित हो गया। हाँफते हुए वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। एक सामान्य व्यक्ति का घूमने वाला कोर शुरुआत में पारदर्शी होता है, बाद में ऊर्जा संघनन खेती में विकसित कानून के अनुसार रंग बदलता है। मेरा भी वही होना चाहिए, बाद में रंग बदलना चाहिए, लेकिन यह रचना अपने आप में अलग है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके रिवॉल्विंग कोर में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह एक विशेषज्ञ नहीं थे। उसने कहा, उन्हें यकीन था कि उनके रिवॉल्विंग कोर ने कम से कम गुणवत्ता के मामले में पहला ग्रेड हासिल किया था। शायद यह और भी शुद्ध था और वह इसे अपने वर्तमान ज्ञान के साथ नहीं जानता था। उनकी मां के अनुसार कम से कम 4 ग्रेड थे, जिनमें चौथा सबसे कमजोर और पहला सबसे मजबूत था। मां ने कहा कि वास्तव में मेरे रिवॉल्विंग कोर के ग्रेड का परीक्षण करने के लिए एक उपकरण था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास यह है। डेविस ने सोचा, लेकिन इस बारे में किसी से सलाह नहीं लेने का फैसला किया। यहाँ कोई भी उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन वे उसके दोस्त भी नहीं थे। परामर्श बदतर हो सकता है और वे अचानक उसकी कमजोरी का पता लगा सकते हैं, जिसे वह भी नहीं जानता है, इसलिए वह इस बिंदु पर गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। डेविस अचानक खड़ा हो गया और हवा में एक कदम रखा। उसका पैर यही नहीं रुका बल्कि नीचे फर्श पर उतर गया। उन्होंने फिर से एक कदम उठाया और दूसरा, इस बार वास्तव में हवा में कदम रखने का प्रबंधन किया। मैं वास्तव में हवा में खड़ा हूँ। डेविस ने छत से टकराने तक एक कदम फिर से उठाया। यह एक बहुत ही अलग भावना है जब मैंने अपनी आत्मा के शरीर के साथ उड़ान भरी थी। उसने सोचा, यदि वह हवा में कदम रख सकता है तो वह शायद अपनी ऊर्जा का उपयोग खुद को उड़ने या तैरने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकता है। और जैसा कि अपेक्षित था, वह कमरे के चारों ओर सावधानी से तैरता रहा, महसूस का अनुभव किया। कुछ मिनट तक ऐसे ही इधर-उधर तैरने के बाद उसे इसका भनक लग गई। बिस्तर पर गिरते हुए उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। हवा में तैरने या चलने से उनकी ऊर्जा ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि यह जल्द ही फिर से भर जाती थी, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वह वास्तव में पूरी गति से उड़ते हैं तो यह धीरे-धीरे उनकी ऊर्जा को खत्म करना शुरू कर देगा। मैं मजबूत हो गया और मजबूत हो जाऊंगा। किसी तरह उड़ान भरने में सक्षम होने के कारण उसे उच्च और भ्रम हो गया कि वह दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद भविष्य में क्या कर पाएगा। फैक्टर 190, यह एक भाड़े का समूह है। अगले दिन डेविस धीरे-धीरे जाग गया, तरोताजा और प्रेरित महसूस कर रहा था। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यहाँ तक कि एक 80 वर्षीय नश्वर को भी उड़ान भरने में सक्षम होने में उत्साह मिल सकता है। उनके बारे में कुछ भी कम कहने के लिए। क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी वर्दी में अपने कपड़े बदलते हुए वह अपने कमरे से बाहर गया और मिशन हॉल की ओर चला गया। वहां उसने रिसेप्शनिस्ट महिला को फिर से देखा, जो अचानक उसे देखते ही अकड़ गई। यह पहले से ही तीसरी बार है जब हम मिल रहे हैं, लगता है कि मैं उसका नाम पूछूंगा। डेविस ने सोचा, क्योंकि वह उसे देखकर मुस्कुराया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक अच्छे मूड में था। उसकी मुस्कान काफी हानिरहित लग रही थी, जिसने रिसेप्शन महिला की घबराहट को दूर कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साशा। बड़ी बहन साशा, क्या मेरे लिए उपयुक्त कोई मिशन है? डेविस ने अपनी आत्मा साधना के हिस्से को छोड़ते हुए अपने कौशल के बारे में पूछा और समझाया। मैं अति विस्मयकारी। आप केवल 12 साल के हैं, फिर भी आप सिल्वर बॉडी स्टेज और रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच गए। साशा की आंखें चमक रही थी, फिर भी इसमें काफी संदेह और जिज्ञासा थी। क्या आपको यकीन है कि आप एक बूढ़े आदमी नहीं हैं जो एक बच्चा होने से इनकार करते हैं? उसने इसके बावजूद सवाल किया, लेकिन यह मुख्य रूप से उसे सच्चाई कबूल करने के लिए था। डेविस ने हंसते हुए मजाक में कहा, मैं एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हूं जो एक बच्चे के रूप में अपमानित हो रहा है। सच में? मुझे पता था। मैं केवल 28 साल का हूं और अगर आप वास्तव में मेरी आधी उम्र के भी नहीं थे तो मुझे मरने के लिए बस एक अथाह खाई की तलाश करनी चाहिए। साशा ने राहत की सांस ली। फिर से हंसना शुरू करने से पहले डेविस की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप जो विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास करना आसान नहीं है। साशा शर्म से लाल होने से पहले उलझन में दिख रही थी, यह सोचकर कि उसे 12 साल के बच्चे ने मात दे दी है। फिर उसकी अभिव्यक्ति जटिल लग रही थी क्योंकि उसने एक बार फिर उससे सवाल किया, तो क्या आप वास्तव में सिर्फ 12 साल के हैं? डेविस ने अपना सिर हिलाया, जबकि हार में सांस लेने से पहले उसकी अभिव्यक्ति भयानक हो गई। मूल रूप से मैंने सोचा था कि मैं इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब आप जैसे लोगों के साथ तुलना की जाती है तो कोई मौका नहीं है। डेविस ने अपना सिर हिलाया और कहा, जीवन अप्रत्याशित है। आप कभी नहीं जानते कि अगले दिन या अगले पल क्या हो सकता है। मैं देख रहा हूँ, साशा ने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, यह करीब था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से मुझ पर विश्वास करेगी कि मैं एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हूँ। फिर वह चारों ओर घूमी और उन्हें मेज पर रखते हुए कुछ स्क्रॉल लाए। ठीक है, ये सभी मिशन हैं जिन्हें आप अपने कौशल से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद, डेविस ने विनम्रता से जवाब दिया और इस पर एक नजर डाली। मिशन का शीर्षक, स्टील बैक बोअर कोर। विवरण, काइल के जंगल में रहने वाले स्टील बैक सुअरों के स्काई बीस्ट स्टेज कोर एकत्र करें। इनाम, प्रत्येक कोर के लिए 80 से 200 क्लाउड स्प्रिंग अंक। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्या यह ठीक है? मेरे पास अभी तक योद्धा बैज नहीं है। डेविस ने सीमा को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। मैं आपको यह सूचित करना भूल गया कि नेता दानियोस ने माफी के रूप में आपको यह भेजा है। साशा दौड़कर वापस आई। उसके पास एक बैज था जो उसकी वर्दी पर लगे बैज की तुलना में चमकदार लग रहा था। उसने फिर उसे दिया और उसने इसे धन्यवाद के एक शब्द के बिना पहना, लेकिन केवल सिर हिलाया। फिर उसने अपनी मेज पर अन्य 3 स्क्रॉल को देखा। मिशन का शीर्षक, 5 पंजे वाले चूहे। विवरण, जी मिंग टाउन में 5 पंजे वाले चूहों को नष्ट करें। इनाम, पुष्टि पूरी होने पर 5000 क्लाउड स्प्रिंग अंक पुरस्कृत किए जाएंगे। सीमाएं, योद्धा वर्ग। मिशन का शीर्षक, बैंडिट विनाश। विवरण, फर्श पर्वत में छिपे डाकुओं को नष्ट करें। इनाम, 3000 क्लाउड स्प्रिंग अंक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सीमाएं, योद्धा वर्ग। मिशन का शीर्षक, मकबरे की जांच। विवरण, कुछ दिनों के लिए वेस्ट एंड वैली में स्थित क्वैड के मकबरे की जांच करें और रिपोर्ट करें। इनाम, भाड़े के सैनिक के निष्कर्षों के आधार पर एक 500 प्लस क्लाउड स्प्रिंग अंक पुरस्कृत किए जाते हैं। सीमाएं, योद्धा वर्ग। क्या मैं उन सभी को स्वीकार कर सकता हूँ?
डेविस ने सवाल किया। यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या वह एक साथ कई मिशन स्वीकार कर सकता है, क्योंकि सभी मिशनों को पूरा करने और मुख्यालय जाने के बजाय एक मिशन को पूरा करना और मुख्यालय में लौटना एक परेशानी होगी। साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप कई मिशनों को स्वीकार कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन यदि वर्तमान में आपके द्वारा स्वीकार किए गए एक से अधिक मिशन है, तो आपको हर महीने इनाम से प्राप्त होने वाले क्लाउड स्प्रिंग अंकों का 5% भुगतान करना होगा यदि आपने उन मिशनों को पूरा नहीं किया है। हम ऐसा क्यों है? डेविस की अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई, इसलिए उसने पूछा। यह शायद लोगों को जमाखोरी मिशन से बचाने के लिए है। साशा ने अपनी ठोड़ी पर एक उंगली रखते हुए जवाब दिया। ओह, केवल सीमित संख्या में लोग उस एकल मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, आपके द्वारा स्वीकार किए गए मिशन के लिए केवल कुछ स्क्रॉल मौजूद है। इसलिए अगर कोई इस मिशन को पूरा करना चाहता है, तो उन्हें या तो आपकी टीम में शामिल होना होगा या उन अन्य लोगों की तलाश करनी होगी जिन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया है और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाना होगा। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। यह सही है, मैं लगभग फिर से भूल गया। लुकास और लूसिया भर्ती के मिशन को पूरा करने के बाद आपके साथ एक टीम बनाना चाहते थे। डेविस ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? ठीक है, उन्हें बताएं कि मैं कल सुबह निकलूंगा और अगर वे इसके लिए तैयार हैं, तो उत्तरी गेट पर मुझसे मिलने के लिए। समझ गया, मैं उन्हें सूचित करता हूँ। साशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डेविस ने सिर हिलाया और चला गया। जैसे ही वह बाहर निकलने के आधे रास्ते पर था, वह रुक गया और पीछे मुड़ गया। क्या आप जानते हैं कि मैं आत्मा के पत्थर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वे खजाने में बेचे जा रहे हैं, प्रत्येक में 100 क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट। महंगा, डेविस ने सोचा, फिर पूछा, क्या होगा अगर मैंने उन्हें खजाने में बेच दिया? आमतौर पर यह खरीद मूल्य का 80% है, इसलिए यह प्रत्येक 80 क्लाउड स्प्रिंग अंक होना चाहिए। पवित्र क्षण नहीं, यह एक धोखा है। योगदान मेरी को इंगित करता है। यह सिर्फ सादा डकैती है। ठीक है, यह एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक भाड़े का समूह है। साशा उसके चेहरे पर मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसके दिमाग में क्या था। लेकिन वे एक आइटम के लिए 2 या शायद उससे भी अधिक कीमत की पेशकश करेंगे जो खजाने पर सूचीबद्ध नहीं है। ओह, डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया और चला गया।